तो नमस्कार, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस YouTube चैनल पर क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का प्रत्येक दिन वीडियोस आ रहे हैं। इस बार 2026 में जो भी बच्चे 10th के एग्जाम देना चाहते हैं और 90% से भी अधिक नंबर लाना चाहते हैं, वो इस फिजिक्स मिरर यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि आपके पास आपके जीवन के लिए 30 से 45 मिनट का समय नहीं है देने के लिए, तो फिर इस वीडियो को क्लिक करके कोई फायदा नहीं है। अभी कभी वीडियो को बंद करिए और जाइए कोई सोशल मीडिया पर जाकर के, इंस्टाग्राम पर जाकर के रील स्क्रॉल करिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपके पास कम से कम समय 30 मिनट से अधिक होना चाहिए। और इस वीडियो को जब देखने बैठिए तो पूरी एकांत के साथ देखिए। क्यों? देखिए, आपको जीवन में अगर कुछ करना है ना, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप रील की तरह स्क्रॉल करते जाओगे तो कुछ भी आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मेरे सभी बच्चों से निवेदन है कि यदि आपके पास समय नहीं है तो कृपया इस वीडियो को अभी बंद करिए, जाइए आप रील को देखिए। रील आप 4-4 घंटा देख लेंगे, लेकिन आप 1 घंटे की वीडियो को, 30 मिनट के वीडियो को आप पूरे वॉच नहीं करेंगे। इसलिए कोई फायदा नहीं है। 2-3 मिनट वीडियो देख के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सच में अगर आपने भविष्य को लेकर के एकाग्र हैं, सच में आप भविष्य को लेकर के प्रेरित हैं कि नहीं, आने वाले 2026 के बोर्ड में आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने हैं, तो वीडियो में पूरे बने रहिए। रेगुलर इस चैनल पे वीडियो आएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। डेली 10 बजे, कितना बजे, टाइम लिख लो, 10 बजे दिन में डेली वीडियो आपको मिलेगा। एक दिन मैथ मिलेगा, अगले दिन साइंस, एक दिन मैथ मिलेगा, अगले दिन साइंस मिलेगा। आज आपको मैथमेटिक्स का वीडियो मिल रहा है और मैथमेटिक्स में आज पहला लेसन शुरू करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे। क्यों करेंगे एनसीईआरटी कवर? क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से संबंधित पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि 2-3 मिनट वीडियो को देख करके आपको कोई फायदा होने वाले नहीं है। शुरू करते हैं। अभी तक जो इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले 2026 के जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उनके 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे। मैं ये लिख करके दे सकता हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं सर? मैथ यानी गणित शुरुआत करते हैं। आज क्लास 10, कौन से क्लास आज शुरू करेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10। क्लास 10th, सब्जेक्ट क्या है? मैथ यानी गणित। मैथ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, राइट? गणित। और हम लोग याद रखिएगा कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे एकदम शुरू से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बीच से आपको पढ़ाएंगे। शुरू से पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, ठीक है? और चैप्टर कौन सा कवर करेंगे? कॉपी निकाल के लिख लीजिए। चैप्टर हम लोग कवर करने वाले आज पहला चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? वास्तविक संख्या। क्या नाम है बताइए? वास्तविक संख्या नाम है। वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का नाम लगा लो, वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। देखो प्यारे बच्चों, चैप्टर को कवर करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ये जान लेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है और इसमें किन किन शब्द का, किन किन चीजों के बारे में हमें जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन बनाना आसान बात है, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, उसके सॉल्यूशन जानना ठीक बात है, पर उस चैप्टर के मतलब क्या है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो इस बात को समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। यहां पे लिखते हैं कि वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है ना। वास्तविक, वास्तविक संख्या, देखिए दो संख्याओं को कहते हैं। किसको किसको? वास्तविक संख्या में दो संख्या आता है, याद रखिएगा। कौन कौन संख्या आता है? एक आता है परिमेय संख्या और एक आता है अपरिमेय संख्या। कौन कौन? परिमेय संख्या और एक आता है अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या।
लिख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है? चलिए ये दोनों संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि शुरू से आप संख्या के बारे में समझिए ना, शुरू से समझिए। सबसे पहले जो बात आई ना संख्या का, इसका मतलब क्या होता है? संख्या का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। देखिए अंकों के समूह से संख्या बनता है। अंकों के समूह से क्या बनता है? संख्या बनता है। अंकों के समूह से क्या बनता है? संख्या बनता है। अंक टोटल कितने होते हैं? अंक टोटल होते हैं 10। क्या कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल जो 10 है, ये टोटल 10 डिजिट के मदद से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। माने डिजिट को जब हम समूह करेंगे, डिजिट को जब हम जमा करेंगे यानी संग्रहित करेंगे, तो उससे क्या बनता है? नंबर बनता है। जैसे हमें अगर 13 बनाना है तो हम 1 और 3 यूज करेंगे। जैसे हमको 545 बनानी है तो हम 5, 4 और 5 का यूज करेंगे। ये सब क्या है? संख्या है। यानी अंकों के समूह से क्या बनती है? संख्या बनती है। अब थोड़ा थोड़ा बात को आगे समझते हैं ना। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? देखिए संख्या कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो संख्या के कई प्रकार होते हैं, पर सबसे पहले हम लोग बांटेंगे सम और विषम में। किसमें बांटेंगे? सम संख्या में और विषम संख्या में। सम संख्या और किसमें बांटेंगे? विषम संख्या में। ठीक है। सम संख्या क्या होता है, इस बात को समझिएगा। सम संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, माने 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। मतलब 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः क्या हो? विभाज्य हो। 2 से पूर्णतः क्या हो? विभाज्य हो। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सम संख्या। जैसे जैसे बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब कौन सी संख्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम 2 से विभाज्य करेंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। और विषम संख्या क्या है? वह संख्या जिसे 2 से विभाज्य करने पर शेष बच जाता हो। 2 से विभाज्य करने पर शेष बचता हो। क्या बचता हो? शेष बच जाता हो। उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे एक तो वैसे 2 से विभाज्य हो गया नहीं, पर एक भी विषम है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। इसको अगर आप 2 से विभाज्य करके देखेंगे तो शेष बच जाएगा। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, सम संख्या, और जो 2 से लगाने के बाद उसमें शेष बच जाए, उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आइए, संख्या के और भी प्रकार आप बांट सकते हैं। 2 तो बांट दिया, क्या बांट दिया? 2। एक तो बांट दिया हमने सम और एक बांट दिया हमने विषम। और भी बांट सकते हैं संख्या को। संख्या में देखिए कौन कौन संख्या होता है। एक होता है प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। एक होता है पूर्णांक। क्या होता है? ये पूर्ण संख्या, माफ कीजिएगा। एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्णांक भी। पूर्णांक भी समझिएगा कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है। और क्या होता है? और होता है परिमेय। और क्या होता है? अपरिमेय। ये सारी संख्या हम लोग को समझना है, तभी हम चैप्टर को पढ़ सकते हैं। चैप्टर तो पढ़ना है ही, लेकिन जब तक ये सब वर्ड हम नहीं समझेंगे तब तक चैप्टर का मतलब हमें समझ में नहीं आएगा ठीक से। राइट। आइए अब समझते हैं प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। सबको पता है, बच्चा जानता है कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। याद रखिएगा 2026 के बोर्ड में अगर मैथ में आपको 100 में से 100 नंबर लाना है तो आपको ये सब चीज पढ़ के चलना पड़ेगा, ये सब चीज जान के चलना पड़ेगा, तभी आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। गिनती कहां तक होती है? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जी सर, पूर्ण संख्या में आपको करना सिर्फ ये है कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल कर देना। माने जो गिनती आप 1 से शुरू कर रहे थे वही गिनती को आप अगर 0 से शुरू करते हैं तो इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है। ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा।
पूर्णांक, पूर्णांक क्या है? देखिए पूर्णांक बहुत जगह काम आएगा, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ेंगे बहुत जगह पूर्णांक पूर्णांक वर्ड आएगा। पूर्णांक में देखिए दो चीज है, क्या क्या? एक तो है पूर्ण और एक है अंक। पूर्ण मतलब होता पूरा पूरा, और अंक माने डिजिट, माने कोई भी ऐसा चीज जो पूरा पूरी हो, पूरा डिजिट हो, उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। जैसे पांच, पांच क्या पूरा पूरा है। जैसे 15 पूरा पूरा है। लेकिन अगर बात करें 2/3, बात करें 1.4, क्या ये पूरा है? 2/3 नहीं है। 1.4 पूरा है? नहीं है। तो इसको हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। हम पूर्णांक भले 2 को कह सकते हैं, सिर्फ 2 को पूर्णांक कह सकते हैं, सिर्फ 3 को पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन 2/3 को पूर्णांक नहीं कहेंगे। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। और याद रखिएगा पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक सब कुछ आता है। मतलब अगर पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक में अनंत से, इनफिनाइट, इसको इनफिनाइट, ये जो 8 उल्टा करके लिखते हैं इसका मतलब होता है इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब अनंत। इनफिनाइट से लेकर के आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, शून्य हो, सबको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स है ना। अब समझते हैं परिमेय संख्या क्या। देखिए भैया परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि वैसी संख्या, क्या कहता है? वैसी संख्या जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q, पहली चीज तो किस रूप में लिख सकते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया है। हम लिख सकते हैं किस रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पहला नंबर। दूसरी नंबर बात है कि P तथा Q यानी P भी और Q भी दोनों क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अभी मैंने पूर्णांक आपको बताया, पूरा पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरी बात है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 शर्त कोई फॉलो करता है तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पे अगर मैं उदाहरण लूं, जैसे मैं लो 5/4, मैं आपसे पूछूं कि ये परिमेय संख्या है, तो आप 3 चीज चेक करिए। पहला चेक करिए कि ये P/Q के रूप में है, तो आंसर है जी सर है। 5/4 यानी P/Q के रूप में। दूसरा चीज चेक करिए कि P और Q दोनों पूर्णांक है। क्या P का मान यानी ऊपर वाला जो मान है क्या वो पूर्णांक है? तो ऊपर वाला मान 5, 5 तो पूर्णांक होता है। नीचे वाला मान Q भी पूर्णांक है, 4, 4 भी पूर्णांक होता है जी सर। तीसरा चेक करिए कि Q का मान 0 तो नहीं है। नहीं, Q का मान 4 है, 0 नहीं है। अगर ये तीनों शर्त फुलफिल किया मतलब ये परिमेय संख्या। अब आप बताइएगा, मैं एक नया क्वेश्चन देता हूं, -6/8 क्या ये परिमेय है या नहीं है? तो क्यों? नहीं है तो क्यों? आंसर लिखो। यस है। क्यों है? पहला P/Q के रूप में होना चाहिए, जो कि है P/Q के रूप में। दूसरा कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो -6 भी पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक है। ठीक बात। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 8 है, यानी ये परिमेय है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, कि अपरिमेय संख्या क्या है? जस्ट उल्टा, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे अगर मैं लिख दो 1.34333343 डैश डैश डैश, ये अपरिमेय संख्या। रूट में कोई मान जिसका मान बाहर नहीं निकलता, जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, दोनों संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी आप कोई भी संख्या लिखेंगे तो वो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, यानी आप वास्तविक संख्या लिखेंगे। कुछ भी, अगर आप √2 भी लिख रहे हैं तो भी वास्तविक संख्या है, आप -6/8 लिख रहे हैं तो भी वास्तविक संख्या। क्यों? क्योंकि या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है, और परिमेय हो या अपरिमेय हो, दोनों के संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो ये रह गया चैप्टर के बारे में। अब जरा समझते हैं चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए चैप्टर में 2 चीज पूछा जाएगा आपसे। एक तो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सर? एक चीज आपसे जो पूछी जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो ये होगी लघुत्तम समापवर्त्य। ऐसे लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य, इसको बोलते हैं LCM। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LCM। और एक होता है महत्तम समापवर्तक,
महत्तम समापवर्तक, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में HCF। यानी दो चीज की घटना यहां होगी, एक तो LCM की और एक HCF की। इस चैप्टर में हम ये दो चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी अब आप किताब निकाल सकते हैं, कौन सा, NCERT बुक। NCERT बुक खोलो आप, और आज हम लोग क्या करेंगे, NCERT बुक का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली आज 1.1 हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें कुल जो क्वेश्चंस होंगे ना, टोटल क्वेश्चन जो होंगे ना, वो 7 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कुल मिलाकर के 7 प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉपी कलम निकाल के रेडी रखना और शुरू करते हैं। सातों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ताकि आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। रेडी है? आर यू रेडी? यस सर, शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, थोड़ा सा आज भर एडजस्ट करिएगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, आपके पास बुक होगा, बुक से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कैमरा इसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, क्वेश्चन को आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से। आपके पास एनसीईआरटी का बुक तो जरूर होगा, आप खोल लीजिएगा। बुक में जो सवाल है वही सवाल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं ट्राई करूंगा कि ये भी ब्लैक बैकग्राउंड में आए, ताकि ये स्पष्ट विजिबल हो, ठीक है। आज भर एडजस्ट आप लोग करिए। आप क्या करिए कि क्वेश्चन निकाल लीजिए एनसीईआरटी बुक, ठीक है। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन 1 नंबर का है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे 5 संख्या दिया गया है, 140 एक नंबर में, 156, फिर 3825, 5005 और 7429। कह रहा है इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, जो कि आप 1 नंबर में बना देता हूं, बाकी सवाल आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं बनेगा, डाउट आप पूछेगा, मैं बताऊंगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का क्या लिखना? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आपको करना क्या है, 140 लिख के आपको डिवाइड करना। 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है, बिल्कुल हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे तो ये 70 होगा। फिर 2 से डिवाइड करना है, कितना होगा? 35 होगा। फिर कितना से डिवाइड होगा? 5 से होगा, तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग किया है अभी, तोड़े हैं, अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है ना, का गुणनफल। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल देखिए क्या आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको घात के रूप में भी आप लिख सकते हैं। कैसे? 2 2 बार आया तो 2 पर पावर 2 गुना 5 एक बार है, 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। इस तरह से आप बाकी सवाल 156, 3825 इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं पढ़ देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और एलसीएम के बराबर है। देखिए यहां कह ये रहा है कि दो दो संख्या का युग्म दे दिए, जोड़ा दे दिए, और उन दोनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है? HCF यानी मोसो, और क्या ज्ञात करना है? LCM यानी लॉसो ज्ञात करना है। और वो भी आपको जांच करना है फिर कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुना HCF के बराबर होता है। मैं आपको बनाते समय बारीकी से समझाऊंगा। पहला सवाल है 26 और 91। पहला सवाल कितना है? 26 और 91। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? यहां पे लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले 26 दिख रहा है, इसका लिखना 26 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? 26 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या लिखेंगे? 26 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 26 यहां पे आप लिख दीजिए आराम से, और इसको क्या करिए आप 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड होगा 13। अब डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 26 का क्या आ गया भाई? 26 का आ गया 2 गुना 13, ठीक है। जिस तरह से आपने 26 का किया उसी तरह से आप क्या करो,
उसी तरह से आपको क्या करना है, ये 91 का कर देना, ऊपर में लिख देना है 91 का आभाज्य गुणनखंड। क्या लिख देना है, 91 का आभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करना, आपको 91 लिखना है और कितना से डिवाइड होगा बताइए, 7 से डिवाइड होगा 13 बार में, यानी 91 का मान आ गया 7 गुना 13। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दोनों के गुणनखंड को साथ साथ लिखेंगे। यहाँ 26 ऊपर में लिख दिए, नीचे 91 लिख दिए। 26 का मान कितना, 2 गुना 13, और इसका मान कितना, 91 का 7 गुना 13। आप देखेंगे कि दोनों में ऐसा कौन सा डिजिट है जो बराबर आ रहा, कौन सा गुणनखंड। आप बोलेगा सर 13 और 13, ठीक बात, 2 7 तो आएगा नहीं। तो देखो एचसीएफ का सूत्र क्या होता है, एचसीएफ का सूत्र होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल। किसका गुणनफल, उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल, यानी HCF बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड हम उसको कहते हैं जो दोनों में मिलता है। दोनों में कौन मिल रहा है भाई सब, 13 13, यानी 13 हो गया। और कोई है नहीं है, तो नहीं है, तो HCF कितना निकल गया, 13। अब बात आ जाती है एलसीएम की। एलसीएम का सूत्र कहता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो रहेगा ही रहेगा, गुना अन्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ के साथ साथ कौन सा गुणनखंड करेंगे, अन्य गुणनखंड। तो देखिए एलसीएम बराबर, ध्यान दीजिए, एलसीएम बराबर उभयनिष्ठ दोनों में कौन है भाई, उभयनिष्ठ तो 13 है, और अन्य गुणनखंड कौन है भाई, 2 है और 7 है, तो हम 2 गुना 7 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 गुना 7 कर लेते हैं। 7 छक 42 का 2 बचा 4, और 7 दूनी 14 4 18, यानी 182। यानी कि क्या निकल गया, निकल गया दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन ये कह रहा है जांच करिए। क्या जांच करना है जनाब, जांच करना है, क्या जांच करना है, जांच करें, क्या जांच करें, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी कि कोई दो संख्याओं को गुना करेंगे तो उतना ही आना चाहिए जितना उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुना हो। तो जांच कर लेते हैं, आइए देखते हैं। दो संख्या का गुना करना है, कितने संख्या का, दो संख्या। दो संख्या हमारे पास क्या क्या है सर, दो संख्या हमारे पास है 26 और एक है 91। हमने क्या लिख दिया, दो संख्या गुणनफल 26 गुना 91 बराबर क्या कर रहा है, एलसीएम गुना एचसीएफ करो। तो एलसीएम कितना 182, अब गुना एचसीएफ कितना 13। हम जांच कर लेते हैं दोनों को गुना करके, यहां रफ हम कर लेते हैं गुना, कितना 91 गुना 26 कर लेते हैं पहले, 6 इकाई 6, 9 चौक 54 के 54, ठीक है। 2 से गुना करेंगे 2, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 8 5 13, 3 बचा 1, 1 1 2, यानी ये गुना करने के बाद आ गया 23 66, ये 23 है, इसको आप 8 न समझ लें, ये 3 है, ठीक है। इधर गुना कर लेते हैं 13 से, 13 दूनी 26 के 6 बचा 2, और 13 8 104 और 2 106 के 0 बचा 10, 13 इकाई 13 और 10 23। तो भैया ये देखिए इधर भी 23 66, इधर भी 23 66, यानी ये सत्यापित हो गया कि दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो भैया इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतारना चाहे वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल का स्क्रीनशॉट लोगे क्या, लो पहला सवाल का ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पहला सवाल का ये। और ये रहा दूसरा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। चले अब तीसरा प्रश्न की ओर आइए सर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न सर कह रहा आभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। माने अभी जिस विधि से हम निकाले थे वो आभाज्य गुणनखंडन विधि ही था, लेकिन फिर भी चलिए जब सवाल है तो एक तो मैं सॉल्व कर देता हूं, एक नंबर में इसका सॉल्व कर देता हूं। किसका निकालना है, 12 15 और 21 का। क्या निकालना है सर, 12 15 21 का दो चीज, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। क्या क्या, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है सर। आइए सबसे पहले 12 का यहां से हल लिखें, क्या लिखे, हल
यहाँ लिखे 12 का आभास गुणनखंड। किसका आभास गुणनखंड? 12 का आभास गुणनखंड। कितना बार में लगेगा बच्चों? आपको पता है 2 बार में लगेगा। 2 बार में लगाएंगे कितना होगा? 6। 2 बार में लगाएंगे कितना होगा? 3। यानी 12 का मान कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3। अच्छा 21 का निकालिए, 15 का निकालिए। अब 15 का निकालेंगे तो 3 बार में लगेगा 5, यानी 15 का आ गया 3 गुना 5। 21 का निकालेंगे 3 बार में 7, यानी 21 का आ गया 3 गुना 7। अब करना क्या है? तीनों के गुणनखंड को ऊपर नीचे करके लिख देना। 12 का सबसे पहले कितना? 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सर आप कितना पे? 15 पे। 15 का कितना है? 3 गुना 5। अच्छा उसके बाद आप आ जाओ सर किसका? 21 वाला पे। 21 का कितना है सर? 3 गुना 7। अब करना आपको क्या है? 3 तरह का चीज निकालना है। पहला सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ध्यान दो बच्चों, आप यहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। 2 रहता तो वनिष्ठ, 3 रहता तो सर्वनिष्ठ, 4 रहेगा तब भी सर्वनिष्ठ। यहां 3 तरह का चीज निकालना आपको। पहला पता लगाना है कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड कितना है। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड पता लगाना है। दूसरा पता लगाना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या पता लगाना है सर? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ध्यान दो यहां पे ये सवाल नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। और तीसरा आपको पता लगाना है अन्य गुणनखंड, ठीक है। इसमें तीनों पता लगाना है फिर बनाएंगे। सर्वनिष्ठ का मतलब जो सब में मिले। सब में क्या मिल रहा है सर? सब में 3 मिल रहा है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो याद रखिएगा अगर सब में 3 मिला इसका मतलब है सर्वनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया। अब देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कोई 2 में जो मिले। ई दोनों में क्या मिल रहा है? 3 तो हो गया, 3 की बात करना कुछ नहीं। ई दोनों में कुछ नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं है। अब अन्य गुणनखंड क्या क्या बच गया? इसमें 2 बच गया, और इसमें 5 बच गया, और इसमें 7 बच गया। तो सर ये रहा आपकी डेटा। अब इसमें निकालेंगे कैसे? सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF हो जाएगा सर्वनिष्ठ गुणनखंड। HCF क्या हो जाएगा यहाँ? सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर आपने तो बोला था उभयनिष्ठ गुणनखंड। हाँ बोला था, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड कब होगा? जब कोई 2 दिया रहेगा। यहाँ 3 राशि है ना। सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ गुणनखंड में क्या है? 3 है। तीनों में क्या मैच कर रहा? 3। यानी HCF जो निकल गया ये तीनों का, वो कितना निकल गया? 3। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम का यहाँ सूत्र बदल जाएगा थोड़ा। यहाँ हो जाएगा सर्वनिष्ठ गुना उभयनिष्ठ और गुना अन्य गुणनखंड, गुना अन्य गुणनखंड। अगर हम बात करें सर्वनिष्ठ गुणनखंड का, तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड कितना आया है सर? 3 आया है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं है, लेकिन अन्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। गुना करेंगे 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 करेंगे 420। यानी एलसीएम कितना निकल गया सर? एलसीएम निकल गया 420। बस इतना ही काम करना है। चलो मैं किनारे लगता हूं, एक स्क्रीनशॉट जरूरी, एक क्लिक 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 हो गया। ओके फाइन फाइन, वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हो ना। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, HCF दिया गया है। देखिए सर इसमें जो है HCF दिया गया है 306 और 657 का 9। तो करे एलसीएम निकालिए। देखिए 4 नंबर का सवाल देखिए, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से बहुत चोखा सवाल है यार ये। देखो देखो पूरी वीडियो को ना देखो बच्चों, जब भी वीडियो देखने बैठो ना पूरा वीडियो देखो, तभी समझ में आएगा। एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन नोट करते चलो, है ना। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में दिया हुआ है HCF। क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ किसका? किसका? 2 चीजों का। किसका किसका दिया? पहली संख्या है 306 कोमा दूसरा है 657। इसका HCF है 9। और एलसीएम जो दिया गया है, एलसीएम 306 और 657 का दिया नहीं गया, ये निकालने बोल रहा है। कैसे निकलेगा? एक सूत्र अभी हम लोग प्रमाणित किए थे। प्रमाणित बोले तो हम लोग जांच किए थे। क्या जांच किए थे याद है? 2 संख्याओं का गुणनफल। किसका? 2 संख्याओं का, क्या बाबू? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर था एलसीएम गुना HCF। अगर नहीं जानते तो ये सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। अब 2 संख्या में कौन कौन संख्या है यहाँ पे? एक तो है 306 और दूसरा है 657। तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं? 306 गुना 657 बराबर एलसीएम। एलसीएम नहीं पता, निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम छोड़ दो। HCF तो पता है ना कितना? HCF 9 है, ठीक है। 9 गुना में इधर भेजेंगे तो भागा में, ठीक है। 306 गुना 657, अब बटे में क्या आ जाएगा? 9 बराबर क्या हो जाएगा? LCM।
LCM 9 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौक 36, यानी हो गया ये 34 गुना 657 बराबर LCM। यानी कि LCM का मान कितना आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई हम कर दें कितना को 657 गुना 34 करें, 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 बचा 2, 6 चौक 24 2 26, ठीक है। 3 से गुना करेंगे 7 21 बचा 2, 5 तिया 15 और 2 17 7 बचा 1, 6 तिया 18 और 1 19, यानी 8 3 6 7 13 3 बचा 1, 9 2 11 12 2 बचा 1 1 2, यानी आ गया 22,338। 22,338 आंसर। क्या बहुत आसान था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर सवाल यहीं पे है ना, तो 5 नंबर सवाल हम लोग यही बनाएंगे। वीडियो को पॉज कर लो, है ना, क्योंकि उसको मिटाऊंगा, इसको इसमें जो लिखा हुआ है ये मैं मिटाऊंगा, क्योंकि 5 नंबर सवाल मुझे यही सॉल्व करनी है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, बैक ले लो वीडियो को, है ना। देखो अगर बोर्ड में आपको 100 में 100 मार्क्स उठानी है तो बस एक ही विकल्प है कि आपको पढ़ने पड़ेंगे मन लगा के, और एक एक से इसको देखना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो क्लिक करने से कुछ नहीं होता। अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम अब सीरियस हो, है ना। 5 नंबर में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n का अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। चलिए 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर में सवाल पूछ रहा है कि क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या 6 टू द पावर n का इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा यदि छोटी n का मतलब है प्राकृत संख्या। देखो इसका मतलब पहले समझ लो फिर सॉल्यूशन समझते हैं। ये कहना ये चाह रहा छोटू कि 6 टू द पावर n, यानी n का मान आप कुछ भी ले लो, कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे हमने 1 ले लिया तो 6 पर पावर 1 का मतलब कितना हो गया 6। n का मान 2 ले लीजिए, यानी 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 2 माने 6 गुना 6 36। इसी तरह आप 3 ले लो, इसी तरह 4 ले लो। क्या कभी भी कोई भी मान लेंगे, क्या उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा? तो ये आपको भी पता है कि नहीं होगा। पर इसके बनाने के तरीका क्या होते हैं, देखिए तरीका बहुत आसान है। इसको सबसे पहले आपको लिखना है माना की, क्या लिखना है, माना की a बराबर 6 टू दी पावर n। मान लेना है कि माना कि a बराबर कितना है 6 टू दी पावर n। अब देखिए यहां से सॉल्व करना आसान हो गया। a बराबर 6 को तोड़ दीजिए, आवाज गुणनखंड कर दीजिए 6 का, 2 बार में लगाएंगे 3, यानी 2 गुना 3 पर पावर कितना हो गया n। देखिए शून्य कब होता है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य कब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं वो बात, है ना, नोट में ये बात यहां पे लिख देता हूं। और आपको परीक्षा में ये बात लिखना है, क्या लिखना है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक बाबू, इकाई अंक 0 पर तब समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड 2 और 5 हो। क्या हो, 2 और 5 हो। लेकिन आप देखिए यहां पे 2 तो है लेकिन 5 है नहीं है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। कब होगा, तब होगा जब 2 और 5 होगा। 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब है कि इसका इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात खत्म। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक करके बस नोट कर लो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन और बच गए, 2 क्वेश्चन। कौन, एक तो 6 नंबर और एक 7 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है कि व्याख्या करें कि 7 गुना 11। पहला सवाल लिख देता हूं, 2 सवाल अच्छे में, आप एक बनाएंगे, एक मैं बता देता हूं। बहुत आसान सवाल है ये, या ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 कर व्याख्या करो कि यह भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या अभाज्य संख्या होता है जिसके 2 गुणनखंड हो, एक तो 1
और एक स्वयं, जैसे 13। 13 क्या एक अभाज्य संख्या, ये दो ही चीज से कट सकती है, या तो ये 1 से कटेगा या तो 13 से। जैसे 17 भी अभाज्य संख्या है, ये भी 1 से कटेगा नहीं तो 17 से। दूसरा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं जिससे ये कट सकता है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसा संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो 1 और स्वयं के अलावे किसी से कट रहा है, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे तुम 4 ले लो, 4 देखो किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से कटेगा। जैसे 16 ले लो, 16 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से। कितना गुणनखंड हो गया 16 का? 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसे चीज है जिससे 16 कट सकता है। तो 16 क्या हो गया? भाज्य संख्या। लेकिन जानते हैं कोई भी भाज्य संख्या, जैसे 18 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा। कोई भी भाज्य संख्या का खास बात जानते हैं क्या होता है? जैसे 18 भाज्य संख्या है, 2 से डिवाइड करिए 9, 3 से डिवाइड करिए 3। 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। 2 क्या है? अभाज्य। 3 क्या? अभाज्य। 3 क्या? अभाज्य। यानी किसी भी भाज्य संख्या को आप क्या लिख सकते हैं? कोई भी भाज्य संख्या क्या होता है मालूम है? अभाज्य संख्या के गुणनफल होता है। बस ये बात याद रखिएगा कि कोई भी भाज्य संख्या होता है वो किसके गुणनफल होते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनफल होते हैं। यानी अगर मैं लिख दूं अभाज्य संख्या 2 गुना 3, 2 क्या? अभाज्य। 3 क्या? अभाज्य। तो इससे जो संख्या बनेगा वो क्या कहलाएगा? भाज्य। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या जो होती है वो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल होते हैं। तो 2 अभाज्य संख्या गुना में है, इसका मतलब जो बनेगा वो भाज्य संख्या होगा। इतनी बात याद रखना है कि जो भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। आइए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बस ये लाइन आपको याद रखना है कि कोई भी भाज्य संख्या ना 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। चाहो तो ये बात यहां पे मैं पहले लिख ही देता हूं आपको, है ना। ये बात यहां पे आप नोट करके पहले लिख ही लो। भाज्य संख्या बराबर, कोई भी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या बराबर 2 या 2 से अधिक, 2 हो सकता है, 2 से अधिक हो सकता है, अभाज्य संख्या का गुणनफल। 2 अभाज्य या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये लाइन आपको याद रखना, सिर्फ बाकी सवाल बन जाएंगे, है ना। गुणनफल, ये लाइन आपको लिख लेना है ना। अब आइए इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हल क्या है? सवाल है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं, कहीं गड़बड़ तो फ्रेम नहीं हो रहा है ना। नहीं, ऑल राइट, झक्कास फ्रेम एकदम। हाँ, अब इसको देखिए क्या करेंगे। इस वाले पार्ट में 13 है, बिल्कुल सर। अब बताइए यहां भी तो 13 है, 13 से 13 क्या कर सकते हैं? कॉमन। क्या बचेगा? 7 गुना 11, ये तो निकल गया। अब प्लस में क्या बचेगा? 1। बहुत अच्छा। 13 इंटू 7 गुना 11 करेंगे 77 जोड़ 1, तो ये कितना हो जाएगा? 13 गुना 78। 78 को तोड़ ले बाबू भैया, तोड़ लेते हैं। 78 2 बार में कितना होगा? 3 9 39, 3 बार में कितना होगा? 13। यानी 78 को हमने तोड़ा तो हमें मिल गया 2 गुना 3 गुना 13। अब बताइए 13 क्या है? अभाज्य। 2 क्या है? अभाज्य। 3 क्या है? अभाज्य। 13 फिर से क्या? अभाज्य। कितने अभाज्य हो गया? 1 2 3 4, 4 अभाज्य संख्या। यहां याद रखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल है तो भाज्य। तो हम कह सकते हैं यहां पे ये अभाज्य संख्याओं का क्या है? गुणनफल। क्या है? गुणनफल। अतः इसको मिटा दो। अब ये नोट कर लिए होंगे ये वाला लाइन, ये या तो वीडियो पीछे करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा देता हूं। ये क्या हो जाएगा बाबू? ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है। अतः ये जो सवाल दिया है ये क्या हो जाएगा? 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ये क्या है? ये एक भाज्य है। हम भाज्य इतना दावे के साथ क्यों कह रहे हैं कि ये भाज्य संख्या है? क्योंकि जब इसको मैंने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि ये 4 अभाज्य संख्या के गुणनफल है, और हम ये जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल रहता है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए एक सवाल और रह गया लास्ट, इसको हम लोग बनाएंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लो। ओके फाइन, चलिए अब इसको मिटा देता हूं मैं पहले, है ना। पहले इसको मिटा दो, है ना। अब देखिए, अब सॉल्व कर लेते हैं। एक लास्ट बच गया हम लोग का सवाल, और वो कौन सा सवाल बच गया? सवाल बच गया सवाल नंबर 7। क्या कह रहा है?
कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, कितना मिनट? 18 मिनट। सोनिया नाम की लड़की है जिसको कितना लगता है समय? सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक बात। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि नाम का लड़का है जो कितना मिनट में लगा लेता है? 12 मिनट। वाह लड़कों वाह, तुम तो आगे निकले यार। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब एक पार्क में क्या है कि एक सोनिया नाम की लड़की एक पूरे चक्कर को 18 मिनट में पूरा करती है। कितना मिनट में? 18 मिनट में पूरा करती है। और एक रवि नाम की लड़का है जो एक उसी मैदान को पूरे एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 12 मिनट लेता है। कह रहा है कि एक ही समय में दोनों चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। जब ऐसे सवाल आए ना, दो वैल्यू दिया रहे और इस तरह का सवाल जब पूछ रहा होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि दोनों का क्या करना है? दोनों का, एक मिनट फ्रेम में चेक कर लेता हूं। ऑलराइट, फ्रेम बढ़िया। दोनों का क्या करना है आपको यहां पे? 18 मिनट और 12 मिनट जो एक सोनिया जिस दौड़ रही है और ये दौड़ रहा है, दोनों का आपको एलसीएम ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात कर देना है? एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा? 18 मिनट और 12 मिनट का 18 को तोड़ देना है 2 बार में 9, 3 बार में 3। अब 12 को तोड़ देना है 2 बार में 6, 2 बार में 3। दोनों को सामने सामने लिखना, 18 और 12 को ये लिखाएगा 2 गुना 3 गुना 3 और ये लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 3। दोनों में मैच क्या कर रहा है? 3। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है? अच्छा 2 भी तुम्हें उभयनिष्ठ मिल रहा है, 2 गुना 3 और अन्य गुणनखंड क्या बच गया? 3 गुना 2, यानी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो ये आज हम लोग ये एक्सरसाइज यानी कि 1.1 एनसीईआरटी हम लोग कवर कर लिए। इसका नोट्स बनाइए और अगले दिन जो वीडियो आने वाला है वो साइंस का वीडियो आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि ये लेक्चर आप अपने क्लासमेट के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। एक वीडियो को बनाने में काफी समय लगता है, काफी ऊर्जा लगता है। उस मेहनत को आप हमें मोटिवेट करने के लिए आप लाइक करिए और वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।